बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 501 मैंने पहले एक इसकी वीडियो मैंने बनाई है और ये जो है हमारी लेक्चर नंबर 2 कह लें या वीडियो नंबर 2 कह लें। ये मिड टर्म के क्विज़ की प्रिपरेशन के लिए है, या आप क्विज़ 1 की प्रिपरेशन कर लें या मिड टर्म के क्विज़ की प्रिपरेशन के लिए। तो ये क्विज़ हैं दो, यहाँ पे मैंने राइट किए हैं। ये कंसेप्ट है, दोनों का सेम कंसेप्ट है, इसलिए मैंने ये दोनों क्विज़ राइट किए हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है। तो आपने देखा होगा कि आप 9th और 10th में एक सिस्टम्स पढ़ते आ रहे हैं, AX इज़ इक्वल टू B, ये आप पढ़ते आ रहे हैं ऐसे, या आप इसको ऐसे लिखते आ रहे हैं AX इज़ इक्वल टू B बाज़ बुक्स में। तो ये आपके पास आप देखते हैं कि आपने 9th में फ़र्स्ट चैप्टर था आपका कि आप क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड अप्लाई करते थे कि ये एक्स में अगर आप देखें तो अगर आपका ए जो है मैट्रिक्स वो 2x2 ऑर्डर का है, तो जैसे 9th में होता था, तो या तो एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी होती थी और या आपने x1 x2 की। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 2x - 3y इज़ इक्वल टू 5 एंड x - 2y इज़ इक्वल टू 3। तो ये आपका सिस्टम होता था। तो ये आपका होमोजीनियस नहीं है, ये आपका नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस सिस्टम कब होता है? अगर AX इज़ इक्वल टू क्या हो, 0 हो। मिसाल के तौर पर अगर 2x - 3y इज़ इक्वल टू 0 एंड देन x - 2y इज़ इक्वल टू क्या हो आपके पास, ये भी 0 हो। यानी ये दोनों b के जो आपके वैल्यू हों वो क्या होनी चाहिए, वो दोनों 0 होनी चाहिए। तो अब आपने इस होमोजीनियस फंक्शन के लिए आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जैसे हम इसमें भी x और y की वैल्यूज़ निकालते थे, अगर दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाएं, x और y की अगर दोनों की 0 हो जाए तो वो जो है सिस्टम वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा सिस्टम का, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों में से किसी एक की या दोनों की नॉन ज़ीरो हो जाए तो मतलब ये आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था, ये भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था, ये भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था, सिर्फ यही आपका क्या था, ट्रिवियल सॉल्यूशन था। देन आपके पास क्या है, ये आपके पास क्विज़ है। तो अगर आप नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करें तो ये नॉन ज़ीरो है। तो अगर एक भी आपके पास नॉन ज़ीरो होता, यानी इन तीनों में से भी कोई ऑप्शन आप इस यहाँ पे ऐड कर देते तो वो करेक्ट होता। तो ये आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था और ये आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन था। नेक्स्ट ये क्विज़ है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा देन आपके पास ये डिटर्मिनेंट है एक मैट्रिक्स का, ये किसके इक्वल है। तो आपको पता है, आपने इन दोनों को जो मेन डायगोनल है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन आएगा इनके दरमियान और देन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन के मुताबिक अल्फ़ा इज़ इक्वल टू है बीटा के, तो आप बीटा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये आपने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ये किसके बराबर होता है, कोस 2 अल्फ़ा के। देन आपके पास नेक्स्ट क्विज़ है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी आप देख सकते हैं 1 रोज़ एंड 2 कॉलम एंड देन इसके भी आपके पास 1 रो है और 2 कॉलम है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये मल्टीप्लाई इनकी पॉसिबल है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या ये कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मैट्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट के कॉलम्स एंड सेकंड की रोज़ जो हैं वो क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो अनडिफाइंड होगा। हम इसकी मल्टीप्लिकेशन ही नहीं कर सकते तो इसका ऑर्डर कैसे आप फाइंड करेंगे। तो इसलिए जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है वो क्या है, आपका अनडिफाइंड है इस क्विज़ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये क्विज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रो इक्विवेलेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है जो रो इक्विवेलेंट है इस मैट्रिक्स के। तो आपको पता है कि आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 3 है कि आप ऐड कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं रोज़ को, और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर के साथ। तो ये अगर आप डी ऑप्शन देखें तो ये इंटरचेंज हुई हुई हैं रोज़
कि यानी आप देखते हैं कि आपकी जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज हुई है। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इस पे जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। तो देन नेक्स्ट आपके पास जो क्विज़ है वो ये है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वलेंट हैं, यानी इक्वल हैं, तो देन एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप कंपेयर कर लें, 2x आपके पास है, ये फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज 2x इज़ इक्वल टू 16, तो 2x इज़ इक्वल टू 16 करने से आप x इज़ इक्वल टू क्या आपका आंसर आएगा, वो 8 आएगा। तो आप देखते हैं 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो देन यही 8 है, तो आप आइडिया आपको हो जाएगा कि ये सी जो है ये करेक्ट आंसर है। फिर भी हम कंफर्म करने के लिए y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं ये और ये आपस में इक्वल हैं, तो देन आपके पास 8y + 4x की कीमत आपने निकाली है 8, 0, और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो ये है आपके पास आ जाएगा -32 एंड y इज़ इक्वल टू यहाँ पे -4 आ जाएगा, जब 8 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, और 8 और -4 ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास ये, हाउ मैनी पिवट पोजीशंस, ये आपने वर्ड गौर करना है, ये बात कर रहा है पिवट पोजीशंस की। यहाँ पे बात पिवट एलिमेंट की नहीं हो रही, पिवट अकेला, या इसको हम एक है पिवट एलिमेंट, इसकी बात नहीं हो रही, पिवट पोजीशंस की बात हो रही है। द मैट्रिक्स विल हैव, तो पिवट अगर या पिवट एलिमेंट की बात करें तो वो तो 1 होगा, जब आप इसकी जगह पे ये 1 है और इसके नीचे जो है पिवट के नीचे जब आप सेट करेंगे इसको तो वो 0 लाएंगे, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो पिवट या पिवट एलिमेंट तो 1 होगा। मगर अगर हम पिवट पोजीशंस की बात करें तो पिवट पोजीशंस जो हैं वो हर रो में क्या होती हैं, जितनी रो होती हैं मैट्रिक्स में उतनी ही क्या होती हैं, पिवट पोजीशंस होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको आपके हैंडआउट्स शो करवाता हूँ। ये आपके पास आपके हैंडआउट्स हैं, तो आप ज़रा देखें कि यहाँ पे आप अगर गौर करें कि यहाँ पे एक थ्योरम है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो लास्ट सी आप देखें, ए हैज़ आ पिवट पोजीशंस इन एवरी रो, यानी हर रो में क्या होती है, पिवट पोजीशन होती है। तो हम पिवट पोजीशन की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पिवट एलिमेंट या पिवट की बात कर रहे हैं। तो हर रो में, इसमें रो 2 हैं, तो इसलिए पिवट पोजीशंस कितनी हैं, 2 हैं। हम पिवट और पिवट एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, हम पिवट पोजीशंस की बात कर रहे हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन 2। हमारे पास ये क्विज़ है, ये आपके पास सेट है जिसके ये आप देख सकते हैं वेक्टर्स हैं, ये आप इसको v1 का नाम दे दें, इसको v2 का नाम दे दें वेक्टर, और ये है आपके पास v3। इज़ लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है इन R2। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 8 पे पेज नंबर 89 के ऊपर एक थ्योरम है, तो वो मैंने राइट किया है। इफ़ आ सेट कंटेन्स मोर वेक्टर्स देन देयर आर entries in each vectors then the set is linearly dependent। तो in other words that is any set कि आपके पास ये वेक्टर है v1 v2 and so on vp in Rn is linearly dependent if p is greater than n। तो आपका यहाँ पे p क्या है, p3 है, और n आपका क्या है, वो 2 है। तो आप देख सकते हैं p जो है वो ग्रेटर देन है n से, तो आपका ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस थ्योरम की मदद से आप इस जो है सेट को देख सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। हमारे पास ये क्विज़ है, इफ़ द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं ये आपके पास A मैट्रिक्स है, ये X है, और ये आपके पास B मैट्रिक्स है।
हैज़ द सोल्यूशन फॉर ऑल B1 B2 बिलोंग टू रियल नंबर, देन B1 B2 जो है ये आपके पास सेट जो है ये बिलोंग करेगा किस स्पैन के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो है आपका ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है, वो 2/2 है। इस ए का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2/2 है। अगर आप थ्योरम जो है ये पेज नंबर आपके पास जो है पेज नंबर 67 के ऊपर है, और आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, उस पर थ्योरम दिया हुआ है। ये आप तरह मैं आपको शो करवाता हूँ ये थ्योरम। तो आप देखें, लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, द कॉलम ऑफ ए स्पैन्स आर एम, द कॉलम ऑफ ए स्पैन्स आर एम। तो जो इसके जो है आपके जो स्पैन्स होंगे वो ए के क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो उस थ्योरम की मदद से तो ये आपके कॉलम जो है -2 5 और 3 1, तो आपका ये जो डी ऑप्शन है ये आपका क्या है, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ जो वो आज की आपको वीडियो जो है वो पसंद आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।